हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रतीक पुरोहित और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यूज़ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूज़ ये है कि गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। यूसीसी का अर्थ क्या है? यूसीसी का अर्थ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में कहा जाता है समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या अर्थ है? समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी कुछ समय पहले ही न्यूज थी कि 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने राज्य में क्या लागू कर दिया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। उत्तराखंड के बाद अब जो है यूसीसी को लागू करने की तैयारी कौन सी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है? गुजरात राज्य सरकार द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए, यानी कि उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो है एक 5 सदस्यीय कमेटी यानी कि समिति बनाई है और इनको 45 दिन का समय दिया है, जिसमें इस कमेटी को रिपोर्ट जो है बनाकर, ड्राफ्ट बनाकर कि गुजरात में किस तरह से समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, ये रिपोर्ट बनाकर गुजरात सरकार को सौंपनी होगी। ये जो 5 सदस्यीय समिति बनी है, इस समिति का जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी अध्यक्ष हैं रंजना देसाई जी। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं श्रीमती रंजना देसाई जी। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही हैं। रंजना देसाई जी जो हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य के परिसीमन आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी है, जो 2020 में बनाया गया था। जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है उसकी भी ये अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो फॉर्मर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज श्रीमती रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनी है, जिसके मेंबर्स आप देख सकते हैं। दक्षेश ठाकर जी हैं, गीताबेन श्रॉफ जी हैं, आर.सी. कोडेकर जी और सी.एल. मीणा जी हैं। 5 सदस्यीय समिति है जो गुजरात सरकार द्वारा बनाई गई है। इस समिति को 45 दिनों के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में किस प्रकार से लागू किया जाए, ये रिपोर्ट तैयार करके गुजरात सरकार को सौंपनी होगी। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर चीज क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यदि बात की जाए तो आप देखें ये हमारे संविधान में उल्लेखित है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत इसका उल्लेख है। जो हमारा आर्टिकल 44 है इसमें यूसीसी का मेंशन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। और ये जो है किसके तहत आता है? ये आता है हमारे डीपीएसपी के तहत। डीपीएसपी का अर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए हैं। डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लिख रखा है। बट है क्या समान नागरिक संहिता? तो पहले अगर मैं इसे साधारण भाषा में आप लोगों को समझाऊं, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकारी, इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो विषय हैं, इन विषयों के ऊपर सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो किसी भी जाति के हों, वो कोई भी लिंग हो, सभी लोगों के ऊपर जो है विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकारी, इस प्रकार के विषयों पर एक जैसे नियम होने चाहिए। अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए। अलग अलग लिंग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अलग नियम हो, पुरुषों के लिए अलग नियम हो, या फिर हिंदुओं के लिए अलग नियम हो, अन्य धर्मों के लिए अलग नियम हो, ये नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरीके के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून, और एक होता है सिविल लॉ यानी कि नागरिक कानून। अब ध्यान रखें, जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, उनका संबंध जो है वो चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार के विषयों से होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिमिनल लॉ या फिर आपराधिक कानून, आपराधिक मामलों पर कानून। और जो सिविल लॉ होता है, सिविल कानून जो होता है, उसका संबंध होता है शादी, ब्याह, संपत्ति से जुड़े मामले, ये सिविल कानून के तहत आते हैं। अब भारत में क्या है, अलग अलग धर्मों में जो है इन मुद्दों पर, सिविल लॉ के मुद्दों पर, जैसे शादी हो, परिवार हो, संपत्ति हो, इसमें
अलग अलग धर्म में अपने अपने रीति रिवाज, मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार अलग अलग जो है प्रकार से क्या बन रखे हैं, नियम बन रखे हैं। इसलिए इसको पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। शादी, ब्याह, परिवार, संपत्ति, ये बहुत निजी मामले होते हैं, पर्सनल मामले होते हैं। इसलिए इन मुद्दों को पर्सनल लॉ या सिविल लॉ को पर्सनल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखें होता क्या है, जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष जो हैं, कोई अगर इस्लाम धर्म का पुरुष हो वो 4 शादी कर सकता है। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म का हो तो हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट कब का है, 1955 का, इसके तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है और उस व्यक्ति के ऊपर एक कानून बना हुआ है। ध्यान रखें। अब होता क्या है, आप देखें इस्लाम धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है और हिंदू धर्म के लोगों के लिए अलग कानून बन रखा है संविधान में। अलग अलग धर्मों के लिए एक ही मुद्दे पर अलग अलग प्रकार से कानून है, तो ये समान नागरिक संहिता नहीं है। समान नागरिक संहिता के माध्यम से जो है सरकार क्या करना चाहती है, सरकार का क्या प्रयास है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग और किसी भी प्रकार के संप्रदाय से आपका संबंध हो, मगर शादी, ब्याह, संपत्ति, उत्तराधिकारी, मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। यह हमारे संविधान में भी लिखा है, अनुच्छेद 44 में लिखा है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत लिखा है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है 27 जनवरी 2025 को, जिसने नियम वगैरह जो है उस सारे बताते हुए लागू कर दिया है समान नागरिक संहिता, और अब गुजरात में लागू करने की तैयारी है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि गोवा भारत का इकलौता राज्य है, पहले था 27 जनवरी से पहले, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। ध्यान रखें, गोवा में जो समान नागरिक संहिता लागू है वो उत्तराखंड से अलग है। 1961 तक, 1961 तक गोवा जो है वो पुर्तगीज कंट्रोल में था, यानी कि पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। तो गोवा में पुर्तगालियों का सिविल कोड है, जो लॉ बना हुआ है, सिविल कानून, वो है 1867, 1867 का, और उसके तहत समान नागरिक संहिता लागू है। तो गोवा में जरूर लागू है समान नागरिक संहिता, बट वो कानून कौन सा है, वो पुर्तगाली जो है वो सिविल कोड है। उसका अर्थ क्या है पुर्तगीज सिविल कोड का, 1867, 1867। मगर भारत के संविधान के बनने के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जिसने किसको लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। और अब गुजरात सरकार ने 5 सदस्यीय समिति गठित की है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में। 45 दिन का समय दिया है और उनको ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है कि गुजरात में सभी धर्म समुदाय के लोगों से मिलकर एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाए, 45 दिनों के अंदर सरकार को सौंपा जाए। अब यहाँ पे 2 मुद्दे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम लोग कहते हैं, समान नागरिक संहिता से संबंधित भारत में कौन कौन से प्रमुख मामले सामने आए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड इंडिया में कौन कौन से केसेस हुए हैं। तो देखें काफी सारे केसेस है, मगर उसमें से 3-4 कुछ प्रमुख केस है, जिसमें से सबसे पहला केस जो है वो है शाहबानो केस। कौन सा मामला है, शाहबानो केस या शाहबानो मामला, काफी चर्चा में रहा था। शाहबानो मामला ये कब का है, ये 1985 का है, 1985 का है। और इस्लाम धर्म में जो चलता है कानून, उसके तहत ट्रिपल तलाक जो हो जाता है, उसके बाद जो है शाहबानो नामक मुस्लिम महिला ने अपने पति से एलिमनी की डिमांड की थी, यानी कि जो तलाक के बाद जो महिला को पैसा देना पड़ता है पुरुष को, उसकी डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पुरुष को क्या देना पड़ेगा, महिला को तलाक के बाद एलिमनी मनी देनी पड़ेगी, यानी कि निर्वाह के लिए जो है वो भत्ता देना पड़ेगा। यही मामला है शाहबानो केस। किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता और ट्रिपल तलाक से। इसके 10 वर्ष बाद एक और केस होता है, और 10 वर्ष बाद केस होता है, वो कहलाता है सरला मुदगल केस, सरला मुदगल मामला। ये कब का है, तो ये है 1995 का, 1995 का, 1995 सरला मुदगल केस। और इसके 5 साल एक और केस आता है जो कि है लिली थॉमस। कौन सा मामला है, लिली थॉमस मामला। ये कब का है, ये है वर्ष 2000 का, ईयर
2000 का। सरला मुद्गल केस जो है ये संबंधित था हिंदुओं के लिए फटाफट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का जो है कुछ मामले सामने आ गए थे जिसमें जो हिंदू पुरुष है वो अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए क्या कर लेते थे, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, इस्लाम धर्म को अपना रहे थे और उसके बाद दूसरी शादी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में जो हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है 1955 का, उसके तहत आप पहली पत्नी से बिना डाइवोर्स लिए, बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मगर जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, इस्लाम धर्म में अलाउड है, एक पुरुष जो है वो 4 शादियां कर सकता है। तो कुछ मामले ऐसे सामने आने लग गए कि हिंदू पुरुष अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए खुद का धर्म परिवर्तन करते थे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे और उसके बाद दूसरी शादी कर लेते थे। तो इस चीज को चैलेंज किया गया सरला मुद्गल मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज को गलत भी माना। इसी प्रकार से लिली थॉमस मामला इसी से संबंधित है और उसके साथ साथ उत्तराधिकारी जो सक्सेशन होता है, संपत्ति वगैरह की जो बातें होती है, उससे संबंधित था लिली थॉमस मामला। फिर एक केस और आता है और वो केस है सायरा बानो। उस केस का नाम है सायरा बानो। सायरा बानो जो मामला है ये लगभग आप देख सकते हैं 2015 का है और सायरा बानो मामले जो है ये किसको चैलेंज करता है, ये चैलेंज करता है ट्रिपल तलाक को। जो मुस्लिम रिलीजन है उनमें जो सारिया नियम चलता है उसके तहत ट्रिपल तलाक जो है वो वैलिड था, यानी कि वो सही था। ट्रिपल तलाक को इसमें चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इल्लीगल माना, अवैध माना और उसके बाद भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक को जो है एक तरीके से बैन भी कर दिया। तो ट्रिपल तलाक से संबंधित मामला कौन सा है? सायरा बानो मामला है। ये 4 कुछ प्रसिद्ध मामले हैं जिनका सीधा संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे है? समान नागरिक संहिता से है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। अब एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इन सब को लेके हमारे सामने आता है वो आता है, अगर यदि आप लोग देखेंगे तो जो गुजरात सरकार ने जिनको अध्यक्ष बनाया है अपने इस समिति का, वो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी। रंजना प्रकाश देसाई जी जो हैं ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं और ये 2020 में जो जम्मू कश्मीर राज्य बना था, 2019 में जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को कैंसिल किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर को एक तरीके से यूनियन टेरिटरी बनाया जिसमें विधानसभा है। तो उसके परिसीमन के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया गया और उस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 2020 में इन्हीं को बनाया गया, रंजना देसाई जी को। तो देखें यहां पे बात होती है परिसीमन आयोग की। एक शब्द आता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग की यदि बात की जाए तो ये होता क्या है? तो परिसीमन आयोग ये कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा के लिए तथा विधानसभा के लिए क्या किया जाएगा, सीट्स जो होती हैं निर्वाचन क्षेत्रों की उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा और उनकी जो सीमा है, जो बाउंड्री है सीट की, उसको भी चेंज किया जाएगा क्योंकि जनगणना के बाद जनसंख्या जो है वो चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखें, लोकसभा के लिए परिसीमन आयोग के लिए जो अनुच्छेद है वो कहां पे है? वो आर्टिकल 82 में है, अनुच्छेद 82 में है। और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो परिसीमन आयोग का उल्लेख है वो किसमें है? वो है अनुच्छेद 170 में। अब क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम में और पता भी रहना चाहिए भारत में अभी तक कितने परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है। तो अभी तक जो है भारत में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। कौन कौन से हैं? तो एक है 1952, एक है 1962, एक है 1972 और एक है 2002। इंडिया में परिसीमन आयोग के लिए यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के लिए अभी तक 4 जो है आयोग गठित हुए हैं, 1952, 62, 72 और 2002। ये इनके एक्ट के वर्ष है, अधिनियम के वर्ष है। परिसीमन आयोग का जो गठन होता है ये तो 1952 में ही गठित होता है। ये इसके एक वर्ष बाद 1963, ये 1973 और ये 2002। ध्यान रखें ये डिलिमिटेशन एक्ट परिसीमन अधिनियम के वर्ष हैं और ये डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि इन अधिनियमों के तहत जो आयोग बने परिसीमन के, उनके वर्ष हैं।
हम परिसीमन आयोग पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जो अध्यक्ष बनी है, ये 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग गठित हुआ था उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी है। फिर ध्यान रखें, भारत में अब तक लोकसभा के लिए 4 प्रकार के परिसीमन आयोग गठित हुए हैं, और लोकसभा के लिए पूछ ले तो अनुच्छेद 82 है 82 जिसमें परिसीमन आयोग का उल्लेख है। विधानसभाओं के लिए पूछ ले राज्यों की तो आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 है। परिसीमन आयोग जो होता है, इसमें जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, इस आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट जो है नियुक्ति करता है। ध्यान रखें, इसके जो अध्यक्ष होते हैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। एक इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इसमें सभी राज्यों के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, वो भी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ध्यान रहे, परिसीमन आयोग का गठन, कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक इसमें आएंगे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और सभी राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त भी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। और परिसीमन आयोग का कार्य है कि जनगणना के बाद, हर जनगणना के बाद क्या करे? सीटों का एडजस्टमेंट करे, देखे जनसंख्या कहां पे कितनी बड़ी है और उस हिसाब से सीटों की बाउंड्री वगैरह को क्या करे? एडजस्ट करे, चेंज करे। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, उत्तराखंड जो कि भारत का पहला राज्य बना है 27 जनवरी 2025 को, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने राज्य में लागू किया, समान नागरिक संहिता को अपने राज्य में लागू किया। उसके बाद गुजरात जो है उसने भी तैयारी कर ली है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ लागू करने की, और इसके लिए उन्होंने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति बनाई है। उनको 45 दिन का समय दिया है, 45 डेज का, जिसमें उनको किस प्रकार से गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है उसका ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपना है। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।